बल्कि आज का हमारा टॉपिक है संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं संघ पहला। ठीक है, संघ प्रोटोजोआ पहला संघ है प्रोटोजोआ, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। तो देखिए, आपने जैसे कि क्लासिफिकेशन में कल मैंने बताया था, कौन बताएगा प्रोटोजोआ को किस में रखा था? कल अगर हमने देखा था दो जगत वर्गीकरण देखा था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, तो उनके अनुसार प्रोटोजोआ को किस में रखा था? एनिमेलिया में। हाँ, एनिमेलिया में रखा था। लेकिन फिर तीन जगत वर्गीकरण दिया हीकल ने, तो उसको किस में रख दिया प्रोटोजोआ को? प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो यही लिखा है, आप देखेंगे पूर्व में, मतलब पहले प्रोटोजोआ को एनिमेलिया में रखते थे, परंतु अब इसे किस में रख रहे हैं? प्रोटिस्टा में रखा जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछ ले अभी वर्तमान में प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे है, प्रोटोजोआ को सर्वप्रथम ल्यूवेन हॉक ने देखा था। किसने देखा? ल्यूवेन हॉक ने। लेकिन अगर ये पूछ ले कि प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया, तो गोल्डफस ने दिया था। किसने दिया था प्रोटोजोआ शब्द? गोल्डफस वैज्ञानिक ने। और देखा किसने था सबसे पहले प्रोटोजोआ को? ल्यूवेन हॉक ने। अब देखिए, प्रोटोजोआ जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है तथा एक या अधिक केंद्रक युक्त होते हैं। मतलब कि एक कोशिकीय जीव है, लेकिन केंद्रक इसमें एक या एक से ज्यादा हो पाए जाते हैं। अब इसमें कुछ प्रचलन अंग होते हैं जिनसे वो चलता है। जैसे कि एक कूटपाद होता है, स्यूडोपोडिया बोलते हैं इंग्लिश में, और सीलिया होता है, और फ्लेजेला। मतलब कि तीन प्रकार के जो प्रचलन अंग इसमें सामान्यतः देखने को मिलते हैं प्रोटोजोआ में। कूटपाद या स्यूडोपोडिया, सीलिया या फ्लेजेला। ठीक है, ये तीनों को आपको याद रखना है। आगे क्या है, आगे देखते हैं। इसमें दो प्रकार की रिक्तिकाएं देखने को मिलती हैं। तो दो प्रकार की वैक्यूल मिलती हैं इसमें देखने को। पहली है खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल बोलते हैं, और दूसरी है संकुचनशील रिक्तिका, या इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, तो खाद्य रिक्तिका और संकुचनशील रिक्तिका दो पाई जाती हैं। ठीक है, और जो संकुचनशील रिक्तिका होती है वो उच्च जंतुओं के वृक्क के समान काम करती है। जिसके समान? उच्च जंतुओं के वृक्क जो होते हैं उनके समान काम करती है। ठीक है, होती है, पाई जाती है। फिर और क्या काम है इसका? तो संकुचनशील रिक्तिका परासरण नियंत्रण कर जल की मात्रा को स्थिर बनाए रखती है। तो परासरण नियंत्रण करती है और जल की मात्रा को स्थिर बनाए रखने का काम भी संकुचनशील रिक्तिका ही करती है। अब आगे इसका नीचे क्लासिफिकेशन है। तो जो संघ प्रोटोजोआ है उसको चार उपसंघ में बांटा गया है। तो संघ प्रोटोजोआ को चार उपसंघ में बांटा गया है। चार उपसंघ कौन कौन से हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। तो एक तो है उपसंघ सार्कोमेस्टिकोफोरा, जो कि आपको दिख रहा है इस पे। और दूसरा है स्पोरोजोआ, और तीसरा है निडोस्पोरा, और चौथा है सिलियोफोरा। तो कितने उपसंघ हैं? चार। प्रोटोजोआ को चार उपसंघ में बांटा गया। पहला है सार्कोमेस्टिकोफोरा, दूसरा स्पोरोजोआ, तीसरा निडोस्पोरा, और चौथा सिलियोफोरा। अब देखिए, इनके अंदर भी फिर उपसंघ को बांटा गया है सुपर क्लास में या क्लास में, वो भी हम देखेंगे। तो एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो
4 उपसंघ में से पहला उपसंघ हम देख रहे हैं, जिसका नाम है सार्कोमेस्टिगोफोरा। पहला कौन सा देख रहे हैं? पहला उपसंघ सार्कोमेस्टिगोफोरा। तो इसमें क्या है देखिए, इस प्रकार के प्रोटोजोआ में प्रचलन जो है अंग है, इस प्रकार के प्रोटोजोआ में प्रचलन स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। स्यूडोपोडिया या फ्लैजेला या सीलिया द्वारा होता है। मतलब कि तीनों प्रकार के जो प्रचलन अंग देखने को मिलते हैं। इसे फिर हमने तीन पुनः तीन सुपर क्लास मतलब महावर्ग में, 3 महावर्ग में विभाजित किया है। किसको? उपसंघ सार्कोमेस्टिगोफोरा को। क्लियर यहाँ तक? तो देखिए अब इसको देख लेते हैं हम। उपसंघ सार्कोमेस्टिगोफोरा के 3 सुपर क्लास कौन कौन से हैं? तो ये रहे 3 सुपर क्लास उपसंघ सार्कोमेस्टिगोफोरा, और उसके 3 सुपर क्लास ये हैं, आप देख पा रहे हैं। तो पहला कौन सा है? पहला है मेस्टिकोफोरा या फ्लैजिलेटा, और दूसरा कौन सा है? सार्कोडेना या राइजोपोडा, और तीसरा है ओपेलाइनेटा। ये 3 है, मेस्टिकोफोरा या फ्लैजिलेटा, दूसरा है सार्कोडेना या राइजोपोडा, और तीसरा है ओपेलाइनेटा। ठीक है, ये सुपर क्लास है महावर्ग उपसंघ सार्कोमेस्टिकोफोरा के। तो अब एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। तो मेस्टिकोफोरा या फ्लैजिलेटा को देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो प्रचलन अंग होता है, एक या अधिक धागे के समान लंबी रचनाएं होती हैं, जिन्हें हम फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मेस्टिकोफोरा या फ्लैजिलेटा में प्रचलन अंग आपसे अगर पूछ ले तो क्या होगा? प्रचलन अंग फ्लैजिला होगा। क्या होगा? फ्लैजिला। हाँ, क्योंकि इसका एक और नाम भी है फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा मतलब कि प्रचलन अंग इसमें फ्लैजिला है। ठीक है, इसके उदाहरण भी पूछे जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है ट्रिप्नोसोमा, लेशमेनिया, जियार्डिया, युगलीना। कौन कौन से हैं? ट्रिप्नोसोमा, लेशमेनिया, जियार्डिया, युगलीना। युगलीना को हम जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी बोलते हैं, योजक कड़ी। ठीक है, युगलीना को जंतु और पौधों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि उसमें जंतु और पादप दोनों के जैसे मतलब लक्षण हो पाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है। कुछ लक्षण पौधे जैसे होते हैं, कुछ जंतु जैसे होते हैं। ठीक है तो एक प्रोटोजोआ है। अब देखिए इसमें और भी कुछ लिखे हैं। ट्राइको ट्राइकोमोनास, नॉक्ट्यूलिका, नॉक्ट्यूलिका व सेरेटियम, ये जैव संदीप्ति दर्शाते हैं, जैविक संदीप्ति दर्शाते हैं। और आगे कुछ और भी लिखे हैं। ये जिस शरीर में रहते हैं उसके द्वारा पचाए हुए भोजन का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा मानव में कई बीमारियां या रोग भी होते हैं। ठीक है, तो ये मेस्टिगोफोरा क्लियर हो गया, महावर्ग। फिर इसके बाद दूसरा महावर्ग है सार्कोडेना या राइजोपोडा। ठीक है, इसमें प्रचलन अंग होता है कूटपाद या स्यूडोपोडिया होता है। कूटपाद को इंग्लिश में स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, और इनकी शरीर की जो आकृति है वो लगातार बदलती रहती है, देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण से आप समझ पाएंगे, अमीबा है, एंट अमीबा, एक्टिनोफिस और ग्लोबजेरिना। ठीक है, तो अमीबा की जो है आकृति बदलती रहती है लगातार, और प्रचलन किसके द्वारा होता है? कूटपाद या स्यूडोपोडिया के द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट तीसरा सुपर क्लास है ओपेलाइनेटा। इसमें देख लेते हैं।
इसमें प्रजनन अंग छोटे छोटे रोम समान रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। तो सीलिया द्वारा होता है इनमें प्रजनन ओपेलाइनेटा में। और इसका उदाहरण भी कौन है? इसका उदाहरण है ओपेलिना, ओपेलिना या गेलीरेला। ठीक है, तो ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारा उपसंग सार्गोमेस्टिकोफोरा कंप्लीट हो गया, उसके सुपर क्लास कंप्लीट हो गए और उनके उदाहरण भी देख लिए। तो मुख्य रूप से मैं बता दूं आपको, आपसे प्रजनन अंग पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि मेस्टिकोफोरा या फ्लैजेलेटा में बताइए किस प्रकार का प्रजनन अंग पाया जाता है, तो क्या आएगा? फ्लैजेला। वेरी गुड। दूसरा सार्कोडेना या राइजोपोडा में पूछा जाएगा प्रजनन अंग, कूटपाद या स्यूडोपोडिया। और तीसरा ओपेलाइनेटा में प्रजनन अंग सीलिया। ठीक है, सीलिया होता है, कुछ ऐसी संरचना होती है सीलिया, ऐसी इस पे रोम जैसी संरचना देखने को मिलती है, इसके द्वारा वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारा उपसंग सार्गोमेस्टिकोफोरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा उपसंग हम देखेंगे जिसका नाम है स्पोरोजुआ। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है कोई? चलें आगे? चलिए देख, तो अगला देख लेते हैं। अगला उपसंग आप देख पा रहे हैं, दूसरा है स्पोरोजुआ। कौन सा है? दूसरा उपसंग स्पोरोजुआ। अब ये इसको देख लेते हैं, इसमें लिखा है यह अन्य जंतुओं या पादपों के परजीवी हैं। मतलब कि ये जंतु और पादप के परजीवी होते हैं उस स्पोरोजुआ में, जो प्रोटोजुआ आते हैं। और इसमें प्रजनन अंग क्या होता है? तो इनमें प्रजनन अंग अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है, इसीलिए तो ये परजीवी हैं, क्योंकि अगर पैर होते तो फिर वो परजीवी नहीं, अपने पैर से चल लेते अभी, इसलिए पैरासाइट का काम करते हैं। अब हम चल चल तो है नहीं सकते, प्रजनन अंग नहीं है तो फिर ये परजीवी है इसलिए। और फिर इनको भी पुनः 3 क्लास में या वर्ग में बांटा गया है। कितने वर्ग में? 3 वर्गों में। तो पहला है टीलोस्पोरा, दूसरा वर्ग है टॉक्सोप्लाज्मिया और तीसरा है हैप्लोस्पोरा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं टीलोस्पोरा में। तो टीलोस्पोरा में ये लंबे परजीवी हैं जो कि फिसल कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? फिसल के, क्योंकि अब इनमें अंग तो है ही नहीं, इसलिए फिसल के चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा आपने। ये प्लाज्मोडियम मनुष्य में मलेरिया रोग का कारण होता है, मलेरिया का कारण, मलेरिया रोग का कारण होता है। और इसमें ये प्लाज्मोडियम को ले जाने का काम करती है मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन करती है? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो ये वाहक कौन हो गया प्लाज्मोडियम का? मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है वो प्लाज्मोडियम को की वाहक होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। ठीक है, और भी है, जैसे कि ग्रिगेरिया एक प्रोटोजोआ है। ये काकरोच का आंत्र परजीवी होता है। काकरोच की जो आंत है उसमें परजीवी कौन होता है? ग्रिगेरिया। ये भी इसी में आता है, टीलोस्पोरा में। इसके बाद और भी लिखे हैं, मोनोसिस्टिस है, आइमेरिया है, ये भी देख लेना आप। और नेक्स्ट है टॉक्सोप्लाज्मिया, देख लेते हैं। टॉक्सोप्लाज्मिया, इसमें कौन कौन आता है? इसके उदाहरण है टॉक्सोप्लाज्मा और सार्कोसिस्टीज। टॉक्सोप्लाज्मा और सार्कोसिस्टीज। इसका नेक्स्ट और लास्ट है हैप्लोस्पोरा। इसमें है हैप्लोस्पोरिडियम, इनके नाम से ही मिलते जुलते नाम है, हैप्लोस्पोरिडियम। तो ये हमारा दूसरा उपसंग स्पोरोजोआ भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में तीसरा उपसंग देख लेते हैं। तीसरा उपसंग का नाम है निडोस्पोरा। क्या नाम है? निडोस्पोरा। तो इसमें निडोस्पोरा में इस उपसंग के सदस्य जो है ये भी परजीवी होते हैं।
अब परजीवी हैं तो इसमें प्रजनन अंगों का अभाव देखने को मिलता है इनमें भी। ठीक है, तो इनमें भी प्रजनन अंगों का अभाव होता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, पुनः दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है मिक्सोस्पोरिया और दूसरा है माइक्रोस्पोरिया। ठीक है, अब मिक्सोस्पोरिया, इसके उदाहरण कौन से हैं? मिक्सोस्पोरिया में मिक्सीडियम आता है। ये मिक्सीडियम क्या होता है? ये मछली जो होती है उनका पैरासाइट होता है, परजीवी। ठीक है, और इसके बाद माइक्रोस्पोरिया में ये मछलियों व कीटों के परजीवी होते हैं। तो मछली और जो कीटों में परजीवी पाए जाते हैं वो माइक्रोस्पोरिया के सदस्य होते हैं, माइक्रोस्पोरिया वर्ग में आते हैं। अब माइक्रोस्पोरिया के उदाहरण कौन है? जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको, मधुमक्खी पढ़ाया था जब मैंने, नौसेमा। नौसेमा ये मधुमक्खी का पैरासाइट होता है, ये माइक्रोस्पोरिया वर्ग में ही आता है। क्लियर? तो नौसेमा है माइक्रोस्पोरिया वर्ग में। फिर नेक्स्ट और लास्ट बचा है उपसंग, फोर्थ है सीलियोफोरा। कौन है? सीलियोफोरा। तो फोर्थ देख लेते हैं, सीलियोफोरा। अब ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इसमें। अब सीलियोफोरा है तो इसमें प्रचलन अंग होता है सीलिया, और साथ में इसमें केंद्रक पाए जाते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार के केंद्रक होते हैं इसमें। एक केंद्रक को हम बोलते हैं गुरु केंद्रक, मैक्रो मैक्रोन्यूक्लियस। दूसरे को बोलते हैं लघु केंद्रक, माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। इसके सारे सदस्य एक ही वर्ग सिलिएटा में आते हैं। तो कुल मिला के उपसंग इसमें एक ही वर्ग है सिलिएटा, उसी में आते हैं। और इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है पैरामीशियम, चप्पल जंतु, बेलेंटीडियम। हाँ, ठीक है। अब सिलिएटा में, अब ये सिलिएटा वर्ग है तो इसमें क्या है? इसमें वही लिखा है, सिलिएटा में जो प्रचलन अंग है वो सीलिया होगा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। सीलिया को कसाभिका भी बोलते हैं। तो प्रचलन अंग इसमें सीलिया या कसाभिका होते हैं। और इसके वही उदाहरण वही दोनों के दोनों हैं, पैरामीशियम और बेलेंटीडियम। ठीक है, तो पैरामीशियम और बेलेंटीडियम। तो ये कुछ, ये कंप्लीट हो गए हमारे चारों उपसंग हो गए। ठीक है, इसके बाद कुछ फैक्ट लिखे हैं, कुछ स्टार पॉइंट हैं, इनको आपको याद रखना है। तो एक लिखा है, एक रोग होता है जिसका नाम है अफ्रीकी निंद्रा रोग। ये किससे होता है? इसका ये होता है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस के कारण। अफ्रीकी निंद्रा रोग का कारण कौन है? ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। और इसको फैलाने का काम कौन करती है? या वाहक या वेक्टर कौन है? सीसी मक्खी या गिलोसिना। ये इसको फैलाने का काम करती है, वेक्टर का या वाहक का काम करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अफ्रीकी निद्रा रोग का कारण बताइए, तो कौन आएगा? ट्रिपनोसोमा गैम्बियम। और इसकी वाहक या वेक्टर पूछे तो सीसी मक्खी या गिलोसिना, गिलोसिना आएगा। ठीक है, उसी प्रकार एक और रोग है जिसको हम बोलते हैं काला अजार, काला अजार रोग या डमडम बुखार। इसका कारण पूछ ले तो इसका कारण होता है लेशमेनिया डोनोवानी, लेशमेनिया डोनोवानी। और इसका वेक्टर कौन है? फैलाने का काम करता है, स्थानांतरित करती है रेत मक्खी या सैंड फ्लाई। रेत मक्खी या सैंड फ्लाई, या इसका एक और नाम है फ्लावोटोमस, उसी को बोलते हैं फ्लावोटोमस नामक मक्खी के काटने पर होता है। तो काला अजार या डमडम बुखार का कारण कौन है? लेशमेनिया डोनोवानी। और इसका वेक्टर कौन है? सैंड फ्लाई या फ्लावोटोमस नामक मक्खी के काटने पर होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारा इस प्रकार प्रोटोजोआ संघ जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा अगला संघ पोरीफेरा। कौन सा रहेगा?
संघ पोरिफेरा। तो इसके बारे में देख लेते हैं, संघ पोरिफेरा। अब देखिए, अब इस संघ के सदस्यों को हम स्पंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पंज कहलाते हैं पोरिफेरा के सदस्य। और इसमें ये निम्न कोटि के मेटाजोआ हैं, जिनके शरीर का गठन जो है ऊतक रहित, मतलब ऊतक नहीं होता है, अर्थात कोशिकीय स्तर होता है, कोशिकीय स्तर वाला होता है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। और जो पोरिफेरा होता है, उस पोरिफेरा का मतलब होता है छिद्र धारक। पोरिफेरा का अर्थ होता है छिद्र धारक। स्पंज कंकाल का बना होता है। इनमें जो स्पंज बोलते हैं इनको, तो स्पंज जो किसका बना होता है? कंकाल का बना होता है। किसका? कंकाल का। अब इसमें, जिसमें ऑस्ट्रिया नामक कई छिद्र देखने को मिलते हैं। तो इसमें छेद होते हैं जिनको हम ऑस्ट्रिया बोलते हैं। और इन छिद्रों द्वारा जल जो है शरीर के अंदर पहुंचता है। और इनमें एक और बड़ा छिद्र होता है, एक बड़ा छिद्र होता है जिसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं, उसके द्वारा पानी बाहर आता है। तो देखिए, अंदर किसके द्वारा जाता है? ऑस्ट्रिया के द्वारा, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और जो बड़ा छिद्र होता है उसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं, उसके द्वारा पानी कहाँ जाता है? बाहर आता है। ठीक है। इनके शरीर का बाहरी स्तर जो होता है, पिनेकोसाइट से व भीतरी स्तर कीपाकार कोशिकाओं कोएनोसाइट से बना होता है। तो बाहर वाला जो स्तर है वो किसका बना होता है? ये आप देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम है। तो ये बाहर वाला स्तर जो है पिनेकोसाइट का है, और अंदर वाला किसका होता है? कोएनोसाइट का। ठीक है। शरीर पर कुछ स्पिक्यूल या कंटिकाएं देखने को मिलती हैं, पाई जाती हैं। और ये जो स्पंज जंतु हैं, इनको, स्पंज को कंकाल के आधार पर हमने 3 वर्गों में बांट बांटते हैं। कंकाल के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है पोरिफेरा संघ को। ठीक है। तो कुछ ऐसी संरचना होती है। तो इस पे क्या होता है, 1 मिनट। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, ये बाहरी वाला जो पिनेकोसाइट होता है, और अंदर वाली संरचना कोएनोसाइट होती है। और इसमें जो छिद्र होते हैं, कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिया। और कुछ एक बड़ा छिद्र होता है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। ठीक है। तो ऑस्कुलम के द्वारा क्या होता है? पानी बाहर आता है। ठीक है, मान लीजिए कि ऑस्कुलम हो गया, छोटे छोटे छिद्र हो गए, ऑस्ट्रिया इनके द्वारा अंदर आता है। ठीक है। ठीक है। और कंकाल कंकाल के आधार पर इनको, स्पंजों को 3 वर्गों में बांटा गया है। वो देख लेते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है पोरिफेरा का, तो स्पंज को इसमें किसके आधार पर है? स्पंजों को कंकाल के आधार पर 3 वर्गों में बांटते हैं। ठीक है। तो 3 वर्ग कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। 3 वर्ग आप देख पा रहे हैं। पहला कैलकेरिया, दूसरा हाइलोस्पंजिया, और तीसरा डेमोस्पंजिया। ठीक है। अब देखिए, इसमें इसमें जो कैलकेरिया है, अब इनका जो कंकाल है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कि CaCO3 चूना का बना होता है। ठीक है। अब इनमें नाल तंत्र, इसका जो नाल तंत्र होता है, नाल तंत्र पाया जाता है। नाल तंत्र 3 प्रकार के इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें एस्कोन, साइकोन या ल्यूकोन प्रकार का होता है। तो इसमें तीनों प्रकार का नाल तंत्र देखने को मिलता है।
कौन कौन सा? एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन प्रकार का। इसके जो उदाहरण है वो आपको याद रखना है, ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन और ग्रेंसिया, ये कैलकेरिया वर्ग में आते हैं। ठीक है। इसके बाद हाइलोस्पंजिया। हाँ हाँ बोले। एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन हैं, चेंज रहते हैं, अलग अलग। इसमें तीनों ही होते हैं कैलकेरिया में। अभी हाइलोस्पंजिया में देख लेते हैं। हाइलोस्पंजिया में इनका, हाइलोस्पंजिया में लिखा है इनका कंकाल पारदर्शी होता है, चमकदार व सिलिका द्वारा बना होता है। उसका कैल्शियम कार्बोनेट का बना था, इनका सिलिका और के द्वारा बना होता है। इसमें कंटिकाएं हेक्सागोनल होती हैं, मतलब कि 6 भुजाएं होती हैं उसमें। कंटिकाएं मतलब वो स्पिक्यूल होते हैं इसमें, तो वो 6 भुजाएं पाई जाती हैं उस स्पिक्यूल में। और इसमें नाल तंत्र जो होता है वो साइकॉन ल्यूकॉन दो कैटेगरी का होता है, साइकॉन और ल्यूकॉन प्रकार का पाया जाता है। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल कौन से हैं? यूप्लेक्टिला, इसको हम बीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं, जिसका उपयोग जापान वासी, जो जापान के लोग हैं, वो विवाह उपहार के रूप में इसको देने का काम करते हैं। ठीक है। और एक और है हाइलोनिमा, हाइलोनिमा, या इसको ग्लास रॉप स्पंज भी बोलते हैं। ठीक है। देखा होगा ना तुमने, बास्केट तो देखा ही होगा ना, फ्लावर बास्केट। तो गिफ्ट करते हैं किसी को देते हैं, तो ये यूप्लेक्टेला, ये यूप्लेक्टेला जापान वासी विवाह उपहार के रूप में देते हैं इसको। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्लास है, वर्ग है डेमोस्पंजिया। ठीक है। इसको और देख लेते हैं। डेमोस्पंजिया में जो कंकाल है, इसका कंकाल सिलिका या स्पंजन तंतुओं से बना होता है। और इसमें जो नाल तंत्र देखने को मिलता है वो ल्यूकोन श्रेणी का मिलता है। तो ल्यूकोन प्रकार का होता है। ये आकार में बड़े व विभिन्न रंगों वाले होते हैं। ठीक है। इसके बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें मैं बेस्ट यू स्पंजिया, या इसको हम बाथ स्पंज भी बोलते हैं। और भी हैं, स्पंजिला है, हिप्पो स्पंजिया या हॉर्स स्पंज है। इसमें एक चालिना करके आता है, चालिना है, जंतु है। ये मृत व्यक्ति की अंगूठी या डेड मैन्स फिंगर बोला जाता है इसको, चालिना को। और एक और है किलायोना, इसको हम बोरिंग स्पंज भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो संघ पोरी फेरा भी कंप्लीट हो गया। तो दो संघ कंप्लीट हो गए, प्रोटोजोआ और पोरी फेरा। बाकी का हम नेक्स्ट जो संघ है वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा।